सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव पिक्सल। आज हमारी जावा स्क्रिप्ट की 16वीं क्लास। पिछली वाली क्लास में अपने फंक्शन जो है सारे क्लियर हो गए थे। आज की जो मेन अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी होस्टिंग जावा स्क्रिप्ट पे। होस्टिंग जावा स्क्रिप्ट क्या होती है ये अपन इस क्लास में देखने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं कि ये चीज़ें किस काम में आती है। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस है, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो इंटरव्यू से रिलेटेड अपन इसमें क्लियर करने वाले हैं कि इंटरव्यू में कैसा क्या होता है। ये सब चीज़ें अपन इस क्लास में क्लियर करने वाले हैं। तो इस क्लास के एंड तक बने रहे। और तो चलो चलते हैं अपनी लाइव क्लास पे। थैंक यू। देखिए हमने अपना ना बेसिक तो पढ़ लिया था जेएस। अब बाकी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे बचे जो मतलब बताना जरूरी है। थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा सा, और इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल भी होगा। तो वो चीज़ें देख लिए जो हमारे इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से और वैसे भी हमें पता होनी चाहिए। लाइक जावा स्क्रिप्ट जो होती है ना, ये होस्टिंग फीचर्स को या होस्टिंग बिहेवियर को फॉलो करती है। अब ये होस्टिंग क्या होता है, तो ये चीज़ें देखते हैं हम। तो देखो होस्टिंग क्या होता है। होस्टिंग इन जावा स्क्रिप्ट, hosting is a JavaScript mechanism where variables and functions declarations, ये ध्यान रखना क्या declarations, variable and functions declarations are moved to the top of their scope. declaration जो है हमेशा ही कहाँ पे मूव करती है, टॉप पे, before the code is executed. However, only the declarations are hosted. ये ध्यान रखना, केवल डिक्लेरेशंस होस्टेड होती है, होस्टेड नॉट द इनिशियलाइजेशन। मतलब आपको वेरिएबल जो है यूज करने से पहले, जब भी आप वेरिएबल को यूज कर रहे हो ना, उससे पहले आपको क्या करना होगा, डिक्लेयर करना होगा। इतनी सी बात, ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो होस्टिंग वेरिएबल के साथ कैसे होती है। देखो वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद वेर आर होस्टेड बट इनिशियलाइज्ड विद। वैर क्या होता है, वैर मैंने बताया था ना, वैर से जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो क्या होता है, ग्लोबल स्कोप होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये क्या अनडिफाइंड देता है अगर हम इसको इनिशियलाइज नहीं करते हैं, अनटिल द लाइन ऑफ इनिशियलाइजेशन इज रीच्ड। देखो फॉर एग्जांपल होस्टिंग समझ में आई। अगर देखो ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि होस्टिंग क्या है, तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जावास्क्रिप्ट के जो भी वेरिएबल और फंक्शंस जो डिक्लेरेशंस होते हैं ना, फंक्शन एंड वेरिएबल के डिक्लेरेशंस वो हमेशा ही मूव टू द टॉप ऑफ देयर स्कोप। देखो एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, सपोज करो कि आपने क्या किया, वेर कोई भी एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया और उसमें कोई भी वैल्यू मान लो इनिशियलाइज कर दी, समझ गए। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इस वैल्यू को यूज करते हैं, मतलब डिक्लेयर करने के बाद, ये देखो यहाँ पे डिक्लेरेशन से, और यहाँ पे हम इसको मान लो कि यूज कर रहे हैं, राइट। यूज करने का मतलब कुछ भी आप कर सकते हो, मैं सिर्फ कंसोल कर रहा हूँ, अदरवाइज आप इसके साथ कोई भी कैलकुलेशन भी कर सकते हो, नो डाउट, कोई इशू नहीं है। और सेम चीज अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ console.log और यहाँ पे x, तो देखो दोनों जगह क्या होगा, हमने देखो यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे करने का ट्राई कर रहा हूँ कि x को मैं प्रिंट करने का ट्राई कर रहा हूँ, जो कि अभी तक मैंने ऊपर देखो x कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया है। डिक्लेयर करने से पहले मैं उसको यूज कर रहा हूँ, राइट। देखो डिक्लेयर यहाँ पे किया है और यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, तो देखो क्या होगा। तो होस्टिंग यही होती है कि जो इसकी डिक्लेरेशन है ना, देखो यहाँ पे तो मैंने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों कर रखा है, लेकिन होस्टिंग क्या चीज होस्ट होती है, डिक्लेरेशन सिर्फ। ये देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, ये देखो ओनली द डिक्लेरेशंस आर होस्टेड नॉट द इनिशियलाइजेशंस। तो इट मींस कि ये वाली चीज जो है वेर एक्स, इसको ऊपर होना चाहिए था। तो देखो ये अगर ये अदर बाकी देखो करके देखो पहले, तब उसके बाद समझ आएगा, फिर मैं समझाता हूँ बाकी की चीजें। इसको नोड होस्टिंग, ये देखो आउटपुट देखो, पहले क्या आया, अनडिफाइंड। इट मींस कि ये वाला क्या प्रिंट हुआ, ये प्रिंट हुआ अनडिफाइंड। ऐसा क्यों हुआ,
एंड और ये आया 5। ये ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ये देखो मैंने लिख भी रखा है कि वेरिएबल जो var से इनिशियलाइज करते हैं ये होस्टेड होता है, बट इनिशियलाइज विद अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड आता है। अब देखो ये अनडिफाइंड आता है क्योंकि जब तक इसको इनिशियलाइज देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने डिक्लेयर तो कर दिया राइट, लेकिन कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की थी उस टाइप से। देखो अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ना मैं इस तरीके से इसको करूं और यहाँ पे x इक्वल टू, यहाँ पे मैंने इसको इनिशियलाइज किया, ठीक है, तो देखो क्या होगा, सेम चीज, क्योंकि इसमें मैंने कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं कर रखी है। अब देखना अगर ये हम लेट या कॉन्स्ट से करते हैं तब देखो क्या होता है दोनों में अंतर, तो समझ लो कि जब भी वैर से डिक्लेयर करते हैं तो हम इसको यूज करने से, मतलब डिक्लेयर करने से पहले यूज करेंगे तो क्या आएगा, अनडिफाइंड हमको मिलता है, ठीक है। सेम विथ इसके, देखो इसके साथ अगर करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हुआ ये था कि ये जो डिक्लेरेशन है ना वैर, तो ये हमेशा ऊपर टॉप पे मूव कर जाता है, जैसे कि मैंने अभी करके दिखाया था आपको, ये वैर एक्स हमने ऊपर स्लाइड किया तब भी ये अनडिफाइंड आया था ना, इट मीन्स कि ये ऊपर टॉप स्कोप पे, टॉप पे मूव कर जाता है, तो ये होती है होस्टिंग। वेरिएबल या फिर फंक्शन, दो में से कुछ भी हो, वेरिएबल और फंक्शन की डिक्लेरेशन हमेशा ही मूव टू द टॉप। अब देखो लेट या फिर कॉन्स्ट से होस्टिंग कैसे वर्क करती है, variables declared with late and const are hosted but not initialized, leading to a strict temporal dead zone between the declaration and initialization। इसका मतलब देखो क्या है, temporal dead zone। देखो दिखा, सपोज करो कि मैं ना console.log मान लो कि बाई को यूज करने का ट्राई कर रहा हूँ, मैंने इसको ना डिक्लेयर किया बाद में, मान लो कि यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, ये है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिक्लेयर करने से पहले जब यूज कर रहा था तो क्या आ रहा था, अनडिफाइंड। अब इस बार देखना आप, reference error cannot access by before initialization, समझ रहे हो, तो आती है रेफरेंस एरर। तो ये ध्यान रखना, जब भी वैर से डिक्लेयर होता है तो वैर से होस्टिंग कैसे वर्क करती है, वैर से उसकी जो डिक्लेरेशन है वो टॉप पे मूव कर जाती है, राइट, टॉप पे मूव कर जाती है, इनिशियलाइजेशन है डिक्लेरेशन से, तो इस वजह से अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मींस कि ये वेरिएबल डिक्लेयर तो है बट इसमें कोई वैल्यू डिफाइन नहीं हुई है, ऐसा समझ लो। बट सेम थिंग अगर लेट और कॉन्स्ट हो तो क्या होगा कि रेफरेंस एरर आएगा कि भाई आप यूज नहीं कर सकते, कैन नॉट एक्सेस, और वेरिएबल जो भी होगा वो बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये होता है टेम्पोररी। देखो अब फंक्शन के साथ क्या होता है होस्टिंग में, फंक्शंस में सेम विद फंक्शंस देख लो। सपोज करो कि मैंने एक ना ग्रीट नाम का एक फंक्शन, अरे भाई साहब, मैंने यहाँ पे थ्योरी भी लिख रखी है थोड़ी सी कि फंक्शंस डिक्लेयर्ड विद द फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन डिक्लेयर विद द फंक्शन कीवर्ड, जो फंक्शन जो है फंक्शन कीवर्ड से डिक्लेयर किए जाते हैं, तो कीवर्ड्स आर फुली होस्टेड। वो क्या होते हैं, फुली होस्टेड होते हैं, मीनिंग द इंटायर फंक्शन बॉडी इज अवेलेबल बिफोर इट्स डिफाइंड इन द कोड। इट मीन्स कि जो फंक्शन जो है फंक्शन वेरिएबल से डिक्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं, वो फुल्ली होस्टेड होते हैं, मतलब उनको आप डिक्लेयर करने से पहले भी यूज कर सकते हो। लाइक देखो एग्जांपल, देखना ये चीज पता होना बहुत जरूरी है यार, ये ऐसा क्यों,
देखो ये फंक्शन देखो मैंने कॉल किया, मैंने ये फंक्शन कॉल है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि फंक्शन कॉल किया और मैंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन अब क्या कर रहा हूँ मैं, देखो फंक्शन कीवर्ड के थ्रू इस ग्रीट नाम के फंक्शन को यहाँ पे मैंने इस तरह से डिक्लेयर, ऐसे फंक्शन बनाते हैं और इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ। कुछ भी इस तरह से। अब आप देखना, ये देखो फंक्शन मैंने किस तरह से फंक्शन कीवर्ड से डिक्लेयर किया है, तो ये क्या होगा, ये फुल्ली होस्टेड होगा। तो आपको फुल्ली होस्टेड मीन्स ये कहीं पे भी वर्क कर सकता है। को अगर रन करता हूँ तो हमको देखो क्या मिला, हेलो। इट मीन्स कि ये देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने ये फंक्शन को डिक्लेयर बाद में किया बट इसको कॉल पहले कर दिया, लेकिन फिर भी हमको हेलो आउटपुट यहाँ पे मिल गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये कीवर्ड फंक्शन कीवर्ड से जो फंक्शन डिक्लेयर किए जाते हैं वो होस्टेड होते हैं, लेकिन फंक्शन एक्सप्रेशन के साथ क्या होता है वो चीज भी देख लो। फंक्शन एक्सप्रेशन यूजिंग वेर, लेट और कॉन्स्ट, मतलब फंक्शन एक्सप्रेशन से जो हम, मैंने ये देखो दोनों चीजें बताई थी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये कैसे फंक्शन और फंक्शन एक्सप्रेशन क्या है। मैंने आपको फंक्शंस वाला जब टॉपिक पढ़ाया था सारी चीजें बताई थी कि फंक्शन किस किस तरह से हम बना सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। तो देखो जो भी हम इन वेरिएबल्स के थ्रू फंक्शन एक्सप्रेशन को बनाते हैं, मतलब करते हैं, तो वो क्या होता है, आर नॉट होस्टेड इन द सेम वे एज फंक्शन डिक्लेरेशन। जैसे फंक्शन डिक्लेरेशन, ये देखो फंक्शन डिक्लेरेशन ऊपर फंक्शन कीवर्ड के थ्रू जैसे होस्टेड था, ये फुली होस्टेड, लेकिन जब हम फंक्शन एक्सप्रेशन यूज करते हैं तब ये फुली उस तरह से वर्क नहीं करता है। देखो सेम चीज करके देख लेते हैं क्या ही जाता है। मैंने क्या किया, सेम फंक्शन को देखो कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ये देखो इसको अनकमेंट कर दिया है। पहले जब ये फंक्शन कीवर्ड से था तो तब ये क्या आउटपुट दे रहा था, हेलो। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना एक्सप्रेशन से कर देता हूँ, लाइक मान लो कि वेर ग्रीट, यहाँ से ये नाम हट जाएगा। आई होप कि ये सबको पता होगा कि ये फंक्शन एक्सप्रेशन वाला सिंटैक्स है। ये निर्मल पता है ना? यस सर। देखो देखो निर्मल, मैंने कुछ यहाँ पे चेंज नहीं किया, जो मैंने ऊपर फंक्शन डिक्लेरेशन में किया था एग्जैक्टली सेम वैसे ही, बस हमने इसको क्या है फंक्शन एक्सप्रेशन में चेंज कर दिया है। अभी भी ये फंक्शन, बट ये क्या है, टाइप एरर। ये क्या टाइप एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है कि ग्रीट इज नॉट ए फंक्शन। ये कह रहा है कि ग्रीट इज नॉट ए फंक्शन, समझिए। तो ये चीज थी, ये सेम तरीके से दोनों वर्क नहीं करते, ये आपको ध्यान रखना है। ये टाइप एरर देगा अगर आप इसको यूज करने से पहले, मतलब कि डिक्लेयर करने से पहले अगर आप इसको यूज करोगे फंक्शन एक्सप्रेशन को, तो ये टाइप एरर देगा, क्योंकि इसको नहीं पता है कि ये ग्रीट है क्या, किस वजह से। बट यहाँ पे ये फुल्ली होस्टेड होता है, फंक्शन कीवर्ड से जो फंक्शन बनाया जाता है वो फुल्ली होस्टेड होता है, और जो फंक्शन एक्सप्रेशन के थ्रू होता है वो फुल्ली होस्टेड नहीं होता, वो अलग बिहेवियर। तो ये तो हो गई होस्टिंग की बात, बहुत सिंपल, बहुत सरल है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो भी डिक्लेरेशंस होते हैं फंक्शन या वेरिएबल के डिक्लेरेशन हमेशा ही टॉप पे होने चाहिए, समझ गए? हमेशा ही कहाँ टॉप पे होने चाहिए, टॉप स्कोप पे। थ्योरी मैंने बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम लिखी हुई है, एकदम इनफ, कोई फालतू का ज्यादा नहीं है कि भाई ये पूरा रटते बैठे हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस आराम से इतना सा ध्यान रहेगा तो भी आराम से आप बता सकते हो किसी को। बट आपको प्रैक्टिकली पता होना चाहिए कि हाँ भाई किस तरह से क्या रिटर्न करता है, क्या कब एरर कौन सी कैसे क्या आती है। देखो अब देखो क्लोजर्स क्या होते हैं, क्लोजर्स इन जावास्क्रिप्ट। क्लोजर, ये भी क्वेश्चन कई बार किया जाता है कि भाई क्लोजर्स क्या होते हैं, तो देखते हैं। क्लोजर्स क्या है? ए क्लोजर इज अ फंक्शन
A closure is a function that retains access to its outer scope. ठीक है, outer scope even after the outer function has returned. ये क्या कह रहा है कि एक क्लोजर जो है एक फंक्शन सी है that returns access to its outer function. देखो हम एक बार लिख लेते हैं एग्जाम्पल, उसके थ्रू समझाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो ये मैंने क्या किया, एक आउटर फंक्शन मैंने नाम भी इसको मान लो कि आउटर दे दिया। ये हमारा आउटर फंक्शन है। इसी तरह से फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, तरीके तो और भी, लेकिन ये भी एक तरीका है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कोई भी आउटर वैल्यू मान लो, तो वेरिएबल के नेम है, सिर्फ इनको तो कुछ भी लिख सकते हैं, इसके चक्कर में खाना सपोज कि मैंने इस तरह से कुछ कर दिया, आई एम आउटसाइड। ये आउटर फंक्शन की यहाँ पे वैल्यू है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और फंक्शन के अंदर एक फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया जो इनर होगा, इनर फंक्शन। ठीक है, और इसमें मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग कराया किसको, इस आउटर वेरिएबल। यहाँ तक क्लियर है, इस आउटर वेरिएबल को हमने यहाँ पे डिक्लेयर कराया, और उसके बाद हमने क्या किया, इस फंक्शन से, इस आउटर फंक्शन से हमने रिटर्न कर दिया क्या, इनर। आपको पता है इनर क्या है, इनर हमारा फंक्शन है, फंक्शन को रिटर्न कर। क्या किया, यहाँ पे आउटर को कॉल किया, देखो आउटर को कॉल कर दिया, ये आउटर फंक्शन है, इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। अब आपको पता है ये अगर फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है तो हम इसको क्या करते हैं, किसी वेरिएबल में होल्ड कर लेते हैं, क्लोजर फंक्शन। ठीक है, क्लोजर फंक्शन। ये हो गई बात की। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कॉल करते हैं क्लोजर फंक्शन में। फिर समझाते हैं। ये देखो, आई एम आउटसाइड, यहां से क्या समझ में आया, क्यों भाई निर्मल, कुछ समझ में आया ये? जैसे लास्ट वाला नहीं समझ में आया, पॉजिटिव। ठीक है, समझाता हूँ। देखो पहले इस थ्योरी को पढ़ो जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है कि क्लोजर इज ए फंक्शन। क्लोजर क्या होता है, एक फंक्शन ही होता है जो क्या करता है, रिटेन्स एक्सेस टू इट्स आउटर स्कोप इवन आफ्टर द आउटर फंक्शन हैज रिटर्न। ठीक है ना, क्लोजर अलाउ ए फंक्शंस टू एक्सेस वेरिएबल फ्रॉम इट्स आउटर स्कोप। ये वाली मेन चीज देखो आप, ये क्या करता है, क्लोजर अलाउ करता है। क्लोजर एक फंक्शन ही है जो अलाउ करता है फंक्शन को टू एक्सेस वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए फ्रॉम इट्स आउटर स्कोप, किसके आउटर स्कोप से। अब जैसे यहाँ पे मैं देखो अगर समझाऊं तो ये क्या है,
ये जो है वेरिएबल है एक, जो किस तरीके का है, आउटर फंक्शन का है ये, राइट। देखो आउटर फंक्शन में ही है ना इस फंक्शन, ये तो इनर फंक्शन तो यहाँ पे है, और ये यहाँ पे इनर फंक्शन जो है ये क्या कर रहा है, ये आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है, ना। तो ये यही यहाँ पे कहा गया है, ये यही कह रहा है कि भाई क्लोजर फंक्शन क्या करता है कि अलाउ करता है वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए इट्स आउटर स्कोप से। अब देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दो बार ये वाली चीज, ये वाली लाइन क्या कर रही है, ये वाली लाइन ये इनर फंक्शन को, ये जो है क्या कर रही है, आउटर फंक्शन को कॉल कर रही है ना, आउटर फंक्शन को कॉल कर रही है, और आउटर फंक्शन को कॉल करने के बाद आउटर फंक्शन क्या करता है, इनर फंक्शन को रिटर्न करता है। समझ रहे हो आप, ये क्या करता है, ये आउटर फंक्शन क्या करता है, इनर फंक्शन को रिटर्न करता है, ध्यान रखना, ये क्या करता है, फंक्शन को रिटर्न करता है। और फंक्शन अब जब भी आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर अभी क्या होगा, क्लोजर फंक्शन जो ये मैंने वेरिएबल है इसके अंदर क्या होगा कि इनर फंक्शन आया होगा, इनर फंक्शन आया होगा, इसलिए मैंने ये यहाँ पे जब इसको मैंने कॉल किया तो ये क्या करेगा, ये इनर फंक्शन को कॉल करेगा। ये चीज समझ में आई यहाँ पे? यस सर। हाँ, तो ये होता है क्लोजर। तो ये जो इनर फंक्शन है ना, ये इसकी क्लोजर है। इस तरह से ये चीजें होती हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो क्लोजर फंक्शन बस यही होता है कि इसमें क्या होता है कि जो उसके सराउंडिंग स्कोप के जो वेरिएबल होते हैं ना, वो उसको याद रखता है, तो समझ लो बात। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, इसकी अगर डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाए तो, yes, closure। देखो यहां से भी आप देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे इन्होंने बताया कि ए क्लोजर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए फंक्शन बंडल्ड टुगेदर, ठीक है, with reference to its surrounding state। In other words, a closure gives a function access। देखो कितना सिंपल है, ये भी बहुत सिंपली लिखा हुआ है। क्या है कि एक क्लोजर जो होता है वो gives a function access to its outer scope। क्लोजर फंक्शन जो है कि ये फंक्शन क्या करता है, एक्सेस देता है टू इट्स आउटर स्कोप, अपने बाहर वाले स्कोप को। In JavaScript, closure are created every time a function is created at function creation time। Closure are created every time a function is created। ये चीज जैसे यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये init एक फंक्शन डिक्लेयर, फंक्शन मतलब है एक init फंक्शन के अंदर क्या है, ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, name is a local variable created by init, राइट। ये देखो init फंक्शन के द्वारा क्रिएट हुआ है। अब इसके अंदर क्या किया, एक डिस्प्ले नेम का एक फंक्शन डिक्लेयर किया गया। डिस्प्ले नेम में क्या हो रहा है, इसमें बस कंसोल लॉक करवा रहे हैं बस इसको, नेम को। और ये फंक्शन देखो यहाँ पे क्या कर दिया, फिर कॉल कर दिया डिस्प्ले नेम को। यहाँ पे डिस्प्ले नेम को इन्होंने कॉल कर दिया, जिसके इसमें अपन ने क्या किया, रिटर्न कर दिया इस फंक्शन को ही। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कॉल कर दिया। जब कॉल कर दिया तो एक ही बार में भाई इनिट फंक्शन को कॉल करेंगे, और इनिट फंक्शन क्या करेगा, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर देगा। बस सिंपल सा इतना काम करेगा। और डिस्प्ले फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तैसे क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा कि मोजिला। बस अब यहाँ पे देखो ये इन्होंने डिस्क्रिप्टिव पूरा डिटेल भी इसको एक्सप्लेन भी कर रखा है कि इनिट क्रिएट से लोकल वेरिएबल कॉल्ड नेम
and a function called display. The display name function is a inner function that is defined inside init and is available only within the body of the init function. नोट करने वाली चीज क्या है इसमें? The display name function has no local variable of its own. जो display name function है इसका अपना कोई भी लोकल वेरिएबल नहीं है. आपको दिख रहा होगा ये फंक्शन की बॉडी है और इसका देखो कोई भी लोकल वेरिएबल नहीं है. इस बॉडी के अंदर इस स्कोप में कोई भी वेरिएबल नहीं डिक्लेयर हुआ है. तो वो चीज its own. However, since inner function have access to the variable of outer scope, तो यहाँ पे जो ये वेरिएबल नेम जो आ रहा है ये कहाँ से? इसके आउटर स्कोप से आ रहा है. ये चीज है कैन एक्सेस द वेरिएबल नेम डिक्लेयर विद द ये. तो ये चीज होती है क्लोजर. तो ये होते हैं क्लोजर फंक्शन. ये ध्यान रखना. तो क्लोजर फंक्शन क्या होते हैं आप ये बता सकते हो कि इनर फंक्शन हैव एक्सेस टू द वेरिएबल ऑफ आउटर स्कोप. इस तरह से बस इनर फंक्शन जो है वो क्या करता है कि अपने आउटर स्कोप इसके सराउंडिंग जो आउटर स्कोप होगा वहां से वेरिएबल के एक्सेस कर सकता है. ये एक्सेस करने का इसके पास मतलब एक्सेस होता है. ये चीज समझ लो. तो ये होते हैं कि क्लोजर. ठीक है. अगर सपोज कि हम यहाँ पे क्या करते ये यहाँ पे कॉल करने की जरूरत ना पड़ती. कब? तब ना पड़ती जरूरत जब मैं इसको यहाँ से रिटर्न ना करके यहाँ पे इनर को कॉल कर देता. जैसा कि अभी एग्जांपल दिखाया मैंने. ये यहाँ पे कॉल इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये रिटर्न में हमको फंक्शन ही मिल रहा था. तो जब ये फंक्शन ही मिल रहा था यहाँ पे हमको तो इसलिए इसको कॉल कर दिया. तो ये इतनी सी बात थी. ठीक है. ये हो गए क्लोजर. अब देखो आगे दोनों में डिफरेंस क्या है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होस्टिंग एंड क्लोजर? तो यहाँ पे वही मैंने बता रखा है कि डिफरेंस क्या है. होस्टिंग इज अबाउट हाउ द जावास्क्रिप्ट interpreter moves variables and function declaration to the top of their scope before code execution. कोड को एग्जीक्यूट होने से पहले जो इसके वेरिएबल डिक्लेरेशन वेरिएबल और फंक्शन के डिक्लेरेशन होंगे वो कहाँ मूव करते हैं? टॉप पे. ये होती है होस्टिंग. क्लोजर क्या होते हैं? क्लोजर आर अबाउट हाउ इनर फंक्शन रिटर्न एक्सेस टू वेरिएबल्स फ्रॉम देयर आउटर स्कोप even after the outer function has returned. ये चीजें आपको ध्यान रखनी है. सिंपल सिंपल सी छोटी दो लाइनें. ठीक है. अब देखो अब थोड़ा प्रोमिसेस देख लेते हैं कि प्रोमिसेस क्या होते हैं. यहाँ से बहुत ज्यादा ये जो अभी मैंने आपको जो भी ये बताया क्लोजर और ये होस्टिंग यहाँ से ज्यादातर तो क्या होता है कि क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि ऐसे सिंपल पूछा जाएगा कि भाई क्लोजर क्या होते हैं होस्टिंग क्या होती है. तो आप इस तरह से बता सकते हो. ये जो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है क्लोजर क्या है फंक्शन क्या काम करते हैं मतलब होस्टिंग क्या होती है क्लोजर क्या होते हैं. तो ये आप बता सकते हो आप. ठीक है. बाकी आपको जहाँ से भी और भी अच्छी डिफिनेशन मिलती है तो आप वहां से भी देख सकते हो. कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली यही बताना है. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से आपने समझा इस चीज को. ठीक है. आप इस और एक्सरसाइज करना. बाकी चीजें तो कोई ज्यादा टफ नहीं है. अब देखो प्रोमिसेस. इस चीज को भी थोड़ा सही से देखना. ये बहुत काम की चीज है. इस पे प्रैक्टिस भी हम और भी प्रैक्टिस करेंगे इसके आगे भी. ये आप चाहे कोई सा भी कोड जावास्क्रिप्ट में कोई भी काम कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो चाहे फ्रंट एंड हो चाहे बैक एंड हो कुछ भी हो लेकिन ये आप बहुत ही यूज करोगे प्रोमिसेस. तो देखो प्रोमिस क्या होता है जावास्क्रिप्ट में. A promise is a group promise in JavaScript is an object representing the eventual completion of failure of the asynchronous operation. ठीक है. अभी इससे पहले तो हमको सिंक्रोनस असिंक्रोनस पढ़ने हैं. पहले क्या इसके साथ में ही पढ़ लेंगे सिंक्रोनस और असिंक्रोनस क्या होती है. ठीक है.
प्रोमिसेस क्या करते हैं? प्रोमिसेस अलाउ यू टू हैंडल एसिंक्रोनस टास्क एंड मोर क्लीनली by avoiding callback hell and providing a structured way to work with async code. देखो ये प्रॉमिस क्या होता है कि ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। प्रॉमिस तो जानते ही हो क्या होता है कि भाई किसी के लिए प्रॉमिस कर दिया, ठीक है भाई रुक जा अभी मैं आता हूँ, ऐसे करके नहीं बोलते हैं। तो वो वाली बात है कि ये क्या है कि आप कोई भी क्वेरी करते हो तो वहां से जब तक वहां से अगर उसको एग्जीक्यूट होने में, अगर वहां से डेटा आने में कुछ टाइम लग रहा होता है ना, तो वहां पे ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। समझ रहे हो? तो ये प्रॉमिस का काम होता है। अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तब सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। स्टेट्स ऑफ प्रॉमिस, स्टेट्स क्या होती हैं इसकी? तो देखो नंबर, अब देखो पहले तो स्टेट्स क्या है? प्रॉमिस हैज 3 पॉसिबल स्टेजेस। इसकी तीन स्टेजेस हो सकती हैं। क्या? एक तो पेंडिंग, सबसे पहले जब तक डेटा नहीं मिलता है या जब तक प्रोसेसिंग होती है तो क्या पेंडिंग स्टेट में होता है। जैसे कि द इनिशियल स्टेट नाइदर फुलफिल्ड नॉर रिजेक्टेड। जब तक देखो अगर डेटा मिल जाता है, रिस्पॉन्स आपको मिल गया तो इट मीन्स कि प्रॉमिस फुलफिल हो गया, राइट। अगर डेटा नहीं मिला उस केस में क्या? रिजेक्ट। और जब तक डेटा सर्चिंग हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, तो वो क्या स्टेट होती है? वो होती है पेंडिंग, ठीक है। और फुलफिल्ड में क्या होता है? द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और रिजेक्टेड में क्या होगा? रिजेक्ट कब होगा? द ऑपरेशन फेल्ड, जब ऑपरेशन फेल्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत होगी तब। once a promise is either fulfilled or rejected, it is settled and cannot change status again. ठीक है ना? ये चाहे तो फुलफिल हो गया हो या फिर रिजेक्ट हो गया हो, ठीक है, या तो फुलफिल होगा या रिजेक्ट होगा, ये ध्यान रखो। और इसकी स्टेट जो है, दोबारा स्टेट जो है वो दोबारा से चेंज नहीं होती है। देखो अगर हम यहाँ पे दिखाएं आपको प्रॉमिस, प्रॉमिस क्या होते हैं, तो यहाँ से आप और भी बहुत इन डेप्थ में पढ़ सकते हो बहुत सारी चीजें। तो प्रॉमिस क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट ही है, रिप्रेजेंट द इवेंचुअल कंप्लीशन ऑफ एन असिंक्रोनस ऑपरेशन एंड इट्स रिजल्टिंग वैल्यू। ये चीज होती है, ये इसकी स्टेजेस हैं। पेंडिंग इनिशियल स्टेट होती है, जो मैंने लिख रखा है एग्जैक्टली सेम, लगभग वैसा ही लिखा हुआ है। ये देखो डायग्राम बना हुआ है, इससे आप समझो अगर तो। ये देखो आपने मान लो कि कोई भी क्वेरी की, ठीक है, और अगर उसको फैच होने में, डेटा फैच होने में टाइम लग रहा है, तो वो क्या रिटर्न करेगा? प्रॉमिस। तो प्रॉमिस को रिटर्न करेगा, उसको इंतजार करने के लिए हम अवेट वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा? प्रॉमिस या तो फुलफिल होगा। देखो प्रॉमिस सबसे पहले क्या होगा? सबसे फर्स्ट इनिशियल स्टेट तो इसकी पेंडिंग होगी, ये होनी है, भले ये 1 सेकेंड 1.5 मिली सेकेंड जो भी है, उस मिली सेकेंड के लिए कि जो भी, लेकिन फर्स्ट इनिशियल स्टेट इसकी पेंडिंग होगी। उसके बाद जैसे ही हमको रिजल्ट मिल जाता है तो क्या होगा? फुलफिल हो जाएगा, या फिर कोई एरर आती है तो क्या होगा? रिजेक्ट हो जाएगा। दो में से कोई एक काम होगा। अगर फुलफिल हो जाएगा तो डॉट देन, जो भी हम काम कर सकते हैं डॉट देन लगा के। अगर रिजेक्ट होता है तो हम कैच वगैरह लगा के डॉट कैच या डॉट देन से मतलब एरर हैंडलिंग कर सकते हैं। डॉट देन या डॉट कैच से हम क्या कर सकते हैं? एरर हैंडलिंग कर सकते हैं। और इस तरह से हम असिंक्रोनस एक्शन जो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करेगा? प्रॉमिस जो भी होगा पेंडिंग में हो सकता है, मतलब इस तरह से हम चैन भी बना सकते हैं उसके अंदर मतलब ये इस तरह से। जैसे यहाँ पे क्या हुआ? प्रॉमिस यहाँ पे फुलफिल या रिजेक्ट, दो में से कुछ एक मिला। अब यहाँ पे ये डॉट देन, उसके बाद क्या काम कर रहे हो आप, वो वाली सारी चीजें है ना। तो वो चीजें हैं कि इस तरह से वर्क करता है ये। अभी जब हम एग्जांपल देखेंगे तब हमें बहुत सही से समझ में आएगा। देखो एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं करके, उसके बाद हम बताते हैं आपको। देखो क्रिएटिंग ए प्रॉमिस कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखो ए प्रॉमिस टेक्स एन एग्जीक्यूटर फंक्शन। प्रॉमिस क्या करता है?
एक एग्जीक्यूटर फंक्शन लेता है और किस टाइप से, एज एन आर्गुमेंट विच हैज टू पैरामीटर्स, एक तो रिजॉल्व और दूसरा क्या, रिजेक्ट। ठीक है, कैसे वो चीज दिखाता हूँ। प्रॉमिस कैसे क्रिएट करते हैं पहले तो वो देखो। वेरिएबल हमने ले लिया, तो चलो पहले मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। हम कर सकते हैं न्यू प्रॉमिस, ये देखो न्यू प्रॉमिस, इसके पास ये देखो न्यू प्रॉमिस जो ये फंक्शन है ये क्या लेता है, ये प्रॉमिस जो है इसको क्या चाहिए, एक एग्जीक्यूटर फंक्शन चाहिए और दूसरा क्या, रिजॉल्व और रिजेक्ट, ये वैल्यू चाहिए। यहाँ पे देखो एकदम डिटेल में उन्होंने यहाँ पे सजेशन में आ रहा है, यहाँ पे बता भी रखा है कि एक कॉल बैक यूज टू इनिशियलाइज द प्रॉमिस, दिस कॉल बैक इज पास्ड टू आर्गुमेंट्स, ए रिजॉल्व कॉल बैक यूज टू रिजॉल्व एंड प्रॉमिस, देन इस तरह से आप देख सकते हो। तो हमने क्या किया, इस प्रॉमिस में भाई साहब दो चीजें पास कर दी, एक क्या, इसी नाम से मान लो कि हम पास कर दे रहे रिजॉल्व और दूसरा रिजेक्ट, राइट। ये फिर में वही बात है कि ये आर्गुमेंट, ये इनको नाम आप अलग भी रख सकते हो, लेकिन आपको समझना है कि ये दोनों होते क्या क्या है। मान लो मैंने एक वेरिएबल किया यहाँ पे डिक्लेयर किया सक्सेस, और इसको मैंने मान लो कि बूलियन ले लिया कि ट्रू ले लिया। मैं यहाँ पे बताता हूँ कि अगर सक्सेस है, इफ सक्सेस, देखो इफ सक्सेस का मतलब कि सक्सेस ट्रू है ना, ये ट्रू अगर रिटर्न करेगा, और जाहिर सी बात है हमने देखो सक्सेस को यहाँ पे ट्रू भी लिख रखा है, तो जाहिर सी बात है ये तो ट्रू होगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रिजॉल्व, और यहाँ पे ऑपरेशन was successful, else ये रिजॉल्व ना हुआ तो क्या होगा, रिजेक्ट। रिजेक्ट इसमें क्या हमने बता दिया, तो ऑपरेशन फेल्ड। राइट, अब देखो तो यहाँ पे ये जो रिजॉल्व है, ये जो रिजॉल्व की ये जो वैल्यू है, रिजॉल्व वैल्यू जो है ये क्या करेगी, ये तब कॉल होगी जब जो भी हमारा टास्क होगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा एग्जीक्यूट, और ये कब, ये तब रिजेक्ट तब होगा, द प्रॉमिस फेल्ड ये तब आएगा, तब ये वैल्यू आएगी जब हमारा जो प्रॉमिस है वो किसी कारण से रिजेक्ट हो जाएगा। अब मान लो प्रॉमिस है, प्रॉमिस क्या, ये कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, मतलब हमको प्रॉमिस रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको किसी वेरिएबल में होल्ड करके रख लिया, मान लो कि माई प्रॉमिस नाम से वेरिएबल बना लिया हमने। ध्यान रखना, प्रॉमिस को क्रिएट करने के लिए इस तरह से न्यू प्रॉमिस के थ्रू आप प्रॉमिस क्रिएट कर सकते हो, न्यू प्रॉमिस के थ्रू, राइट। अब देखो मैं क्या करता हूँ, माई प्रॉमिस को यहाँ पे लाता हूँ, अगर माई प्रॉमिस फुलफिल हो जाता है, अगर माई प्रॉमिस में डेटा आता है तो हम डॉट देन, ठीक है, और यहाँ पे क्या करता हूं मैं, रिजल्ट तो कंसोल डॉट लॉग करता हूं। अभी मैं समझा दूंगा सारा कुछ, ये ध्यान रखना, अभी आप देखते जाओ कि वो क्या रहा है। रिजल्ट जो भी आएगा उसको कंसोल कर ले रहा हूँ, ठीक है भाई, इतना हो गया। और अगर ये नहीं होता है, ठीक है,
तो क्या मतलब कुछ ना कुछ एरर आई होगी। तो एरर को किससे हैंडल करते हैं, कैच डॉट कैच, एरर आई होगी, क्या हुआ, एरर, देखो देखो ध्यान से, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, ये क्या आया, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, क्या आया, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। ये कहाँ से आया, ये देखो ये आया द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। तो ये जो प्रॉमिस होता है ये दो चीजें रिटर्न करता है, एक या तो क्या करेगा, या तो रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा। आप ऐसे ध्यान रखो, प्रॉमिस जो होता है वो हमेशा ही रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो ये जो दो फंक्शन ये लेता है ना, हमने उनको बस वैल्यू दे दी है, रिजॉल्व क्या करेगा, ये वैल्यू देगा, अगर रिजेक्ट होगा तो क्या होगा, ये होगा। ये समझ लो एक प्रॉमिस का ही एक वो है कि भाई ये हमने इनको यहाँ पे वैल्यू दे दी, बस इतनी सी बात है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर प्रॉमिस हमारा फुलफिल होता है, अब मैं देखता हूँ कि प्रॉमिस को हमने यहाँ पे प्रॉमिस देखा कि भाई प्रॉमिस के अंदर क्या आया। तो प्रॉमिस हमने देखा यहाँ पे, अगर प्रॉमिस के अंदर वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी इसके अंदर जाएगी, तो ना प्रॉमिस जो भी रिटर्न करेगा कहाँ पे जाएगी वैल्यू, माई प्रॉमिस में। तो मैंने यहाँ पे माई प्रॉमिस में देखा कि अगर कुछ है तो डॉट देन, कुछ है तो हमने उसको किस में, ये देखो रिजल्ट में आएगा, जैसी बात है रिजल्ट में आ जाएगा। रिजल्ट में क्या आ जाएगा, जो भी यहाँ से मिलेगा हमको। तो रिजल्ट में आया तो ये क्या होगा, कंसोल लॉग करा दिया। और सेम कैसे हमने क्या, एक एरर भी तो वेरिएबल है, इसको हम कुछ और भी लिख लेते तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे कि अगर मान लो कि हम इसको एरर ना लिख के सिर्फ ERR लिखते तो भी हमको कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी, तो भी हमको एक मिलता। तो ये चीज है, इसको हम और भी कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही सिंटेक्स हो। अब हम एक बार देखो इस पे दिखाते हैं आपको प्रॉमिस, ये देखो इन्होंने इस तरह से इसको यूज कर रखा है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब हम कई तरीके से इसको यूज तो बहुत तरीके से कर सकते हैं। इसको हम और देखो आपको एक एग्जांपल बताते हैं, शायद और आपको क्लियर हो जाएगा कुछ चीजें। तो बहुत एग्जांपल करना होता है। और यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला कि जो रिजॉल्व वैल्यू है ना वो तभी कॉल होगी जब सक्सेसफुल होगा, और जो रिजेक्ट वाली है वो तभी कॉल होगी जब फेल होगा। देखो एक और एग्जांपल देते हैं यहाँ पे। देखो प्रॉमिस हम क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल चीजें भी हो सकती है, मतलब मल्टीपल चैन भी लगा सकते हैं कि भाई ये काम हो जाए तब डॉट देन डॉट कैच डॉट देन करके कई चीजें हम कर सकते हैं। देखो जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया यहाँ पे प्रॉमिस चैन, चैनिंग कैसे कर सकते हैं, जैसी बात है क्रिएट करने का तो पता ही होगा, अब दिक्कत नहीं है कि क्रिएट कैसे करते हैं, सिंपल न्यू प्रॉमिस के थ्रू। अब न्यू प्रॉमिस के थ्रू क्रिएट करते हैं, आपको पता है ये दो चीजें लेता है, एक तो रिजॉल्व और एक रिजेक्ट, राइट। तो हमने क्या किया, ये लो भाई कॉल बैक दे दिया, एक तो रिजॉल्व दूसरा रिजेक्ट। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, मान लो कि रिजॉल्व जो है हमने उसको 10 पास कर दिया, कुछ भी नंबर पास कर दिया है जो भी पास, बस आप देखो आपको समझ में आएगा। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि भाई इसके अंदर क्या वैल्यू आई है हमारे प्रॉमिस चैन। मैंने यहाँ पे बोला कि अगर इसके अंदर वैल्यू आई है डॉट देन
डॉट देन, ये देखो क्या है डॉट देन, देन क्या करता है, देन करता है ऑन फुलफिल्ड, जब ये फुलफिल्ड होगा तब। और ये क्या करेगा, एक वैल्यू इसके अंदर आएगी, तो वो उस हिसाब से अपने जैसे भी हैंडल करना है उसको हम कर सकते हैं। ये देखो, द कॉल बैक टू एग्जीक्यूट व्हेन द प्रोमिस इज रिजॉल्व, जब प्रोमिस रिजॉल्व हो जाता है तब कॉल बैक एग्जीक्यूट होता है। तो देखो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, लॉग भी करवा लेते हैं उसको, इसको वैल्यू को, वैल्यू, और यहाँ पे रिटर्न भी कुछ करते हैं, मान लो रिटर्न, रिटर्न भी कर देते हैं, मान लो कि कुछ भी कैलकुलेशन करके कर दिया या जो भी कर दिया। मैंने क्या किया कि कंसोल करा लिया वैल्यू को, जो भी वैल्यू आई हो, और उसको क्या किया कि रिटर्न कर दिया, और साथ में रिटर्न भी कर दिया क्या, वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 2, इस तरह से। अब इसके आगे हम अब चयन कर सकते हैं, चयन का मतलब हुआ कि डॉट देन इसके बाद क्या हो, तो वो चीज इस तरह से, लाइक दिस। तो इस तरह से अब मैंने क्या किया, मान लो कि मैंने यहाँ पे भी कुछ ना कुछ जो ऊपर से वैल्यू मिल रही होगी, अब वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। जब वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, मैंने यहाँ पे उसको क्या किया, मैंने सेम चीजें यहाँ पे भी मान लो कि वही लॉग किया, क्या वैल्यू को, एंड रिटर्न कर दिया क्या, वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। कितना भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी। जो ये तो एक सिंपल सा काम कर रहे हैं, बाकी हमारा यूज केस कुछ अलग ही हो सकता है, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये वर्क कैसे कर रहा है। ये वैल्यू क्या है, वैल्यू कहाँ से आएगी, वैल्यू जो भी ये रिजॉल्व और रिजेक्ट में जो भी, ये तो वैल्यू आपको, ये तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। ये वैल्यू आपको एक्चुअली मिल जाएगी कहाँ से, जैसे कि आपने मान लो कोई कुछ फंक्शन कॉल किया या फिर कुछ डेटाबेस से कोई क्वेरी की, तो आपको वहां से वैल्यू मिलेगी, तो वो प्रॉमिस फुलफिल होगा ना, तो आपको वहां से ये वैल्यू मिलेगी। अगर फुलफिल नहीं होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो आपको कैच में मिल, कैच करके उसको एरर हैंडलिंग में कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, तय कर रहा हूँ। बात बाकी अगर कोई दिक्कत आ गई तो उसके लिए क्या, कैच, CATCH, कैच डॉट कैच। अब देखो कैच क्या करता है, कि देखो promise डॉट कैच ये क्या करता है, नेवर ऑन रिजेक्टेड, the callback executed when the promise is rejected, attaches a callback for only the rejection of the promise। तो रिजेक्ट हो जाएगा तो इसमें आ जाएगा कोई ना कोई, मान लो कि हमने यहाँ पे एरर, जो भी एरर आएगी और मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा। ये कैच हम एरर हैंडलिंग के लिए करते हैं, ये ध्यान। और यहाँ पे जो भी एरर आएगी अगर, तो उसको ले लेंगे। ये देखो हो गया काम हमारा। अब अगर मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या मिलेगा, ये क्या आया, promise chain dot then is not a function। ऐसा क्यों आया, क्यों भाई, देखते हैं। एक मिनट,
इसको देखा है उससे पहले ये चीज देखते हैं, इसको भी हम बता रहे हैं आपको, ये किस तरह से दिक्कत आ रही है उसको देखना पड़ेगा, कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ तो है। क्या, एक बार देखना जरा ध्यान से कहाँ पे क्या दिक्कत कर रखा है। प्रोमिशन डॉट देन, अरे स्पेलिंग की दिक्कत है, ये देखो THEN कहीं पे देन लिख दिया, EN होती है, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखो दिखाई दिया, ये क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था ये, हमने यहाँ पे कितना लिया, हमने यहाँ पे लिया रिजोल्व 10, अगर ये सक्सेसफुल रिस्पॉन्स होता है तो क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी 10, तो देखो पहली बार में क्या हुआ, पहली बार में तो कंसोल डॉट लॉग में वैल्यू क्या आएगी 10, राइट, तो ये वाला कंसोल, ये वाला कंसोल, इस वाले कंसोल में क्या आ गया 10, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, रिटर्न, यहाँ से रिटर्न क्या कर दिया, इस वाली प्रोमिस से यहाँ से मैंने क्या रिटर्न कर दिया, यहाँ से मैंने वैल्यू इंटू 2 मतलब 10 इंटू 2 कितना 20 रिटर्न किया, 20 रिटर्न किया, वो कहाँ पे जाएगा अब, इसके लिए नेक्स्ट के लिए पास हो जाएगा, तो इसको कितना मिलेगा 20, तो यहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 20 प्रिंट करेगा कंसोल में 20 जाने के बाद यहाँ पे कितना वैल्यू इंटू 3, तो कितना वैल्यू अभी हमारी कितनी 20 हो चुकी है, 20 इंटू 3 कितना 60 हो जाएगा, तो अगली बार को ये कितनी वैल्यू यहाँ पे जाएगी 60, तो इस तरह से ये जो है 10 20 60 प्रिंट हुआ और कोई एरर आई नहीं, इस वजह से ये यहाँ पे इस तरह से आ गया, समझ गए। तो ये थी कहानी इसकी, वो स्पेलिंग मिस्टेक थी, डॉट देन, इस वजह से वो कह रहा था कि देन तो कोई फंक्शन का ही नहीं है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब देखो मैंने क्या क्या देख लिया, डॉट देन डॉट कैच ये देख लिया, ठीक है, ये एग्जाम्पल यहाँ पे देना था लेकिन वो हमने चलो ऊपर दे दिया, वो इसे यहाँ पर चैन वाला, ये देखो हम एग्जाम्पल देख ही चुके, ठीक है ना, चैन यूज कर सकते हो, चैन किस तरह से, इस तरह से चैनिंग वर्क करती है, ये आपका यूज केस अलग भी हो सकता है, बट आपको ध्यान रखना है डॉट देन करके हम मल्टीपल चीजें यहाँ पे देख सकते हैं, डॉट देन करके, ठीक। अब देखो प्रोमिस डॉट ऑल, ये क्या होता है, प्रोमिस डॉट ऑल, प्रोमिस डॉट रेस, प्रोमिस डॉट ऑल सेटल्ड, ये सारी चीजें, और इसमें मोस्टली ये तो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है प्रोमिस डॉट ऑल, बाकी अगर आप, बाकी तो बहुत कम यूज होते हैं, एक्चुअली मैंने तो इनको अभी यूज तक नहीं किया हुआ है प्रोजेक्ट में, रियल में अगर देखा जाए तो ये तो बहुत ज्यादा यूज की चीज है, बताता हूँ मैं आपको। प्रोमिस डॉट ऑल क्या करता है, वेट्स फॉर ऑल प्रोमिसेस टू बी रिजॉल्व, जो भी प्रोमिस के अंदर आपने जो भी आप करना चाहते हो, जब तक वो सारे फुलफिल नहीं हो जाते हैं तब तक वो वेट करवाता है, मतलब तब तक पेंडिंग में रहता है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, तब तक क्या रहता है पेंडिंग। जैसे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे पोस्ट मान लो कि प्रोमिस 1, प्रोमिस डॉट, इसके पास में होता है ना क्या रिजल्ट, इसमें मान लो मैंने कोई भी नंबर पास कर दिया 5, ठीक है,
न्यू प्रॉमिस। देखो ये क्या है, ये इसका फंक्शन है प्रॉमिस का, ठीक ना, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट का ये फंक्शन है। तो ऑब्जेक्ट में आपको पता है कि डॉट लगा के प्रॉपर्टीज को उसकी एक्सेस करते हैं, तो वही वाली चीज है ये, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया कि न्यू प्रॉमिस के थ्रू एक प्रॉमिस क्रिएट किया, जिसके अंदर हमने क्या किया, रिजॉल्व को पास कर दिया। रिजॉल्व को पास कर दिया, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक मिनट, मैंने बताया था जब अगर सिंगल लाइन का एक्सप्रेशन है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, विदाउट कैलिब्रेस लगा के भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सेट टाइम आउट, रिजॉल्व। यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ टाइम दे दिया इसको, ठीक है। सेट टाइम आउट, कुछ टाइम दे दिया कि कितनी देर में इसको हमको करना है इसको। तो रिजॉल्व इसके साथ साथ 100, इसके देखो ये क्या क्या लेता है, और दूसरा अगला हम क्या पास कर दें, मान लो कि एक स्ट्रिंग पास कर दी, डन, ठीक है। सेट टाइम आउट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या ये चीजें लेता है। देखो ये तो हो गई यहाँ की बात। अब मैंने क्या किया, promise डॉट ऑल, देखो जैसे एरे के अंदर हम चीजें पास कर सकते हैं वैल्यूज को। सबसे पहले promise 1 जब तक इससे ना मिल जाए, दूसरा promise 2 ये जब तक फुलफिल ना हो जाए। तो जब इन दोनों से अगर हमको चीजें मिल जाती हैं तो डॉट देन, तो ऐसे ही है ना। देखो काम वैसे ही हो रहा है सेम, promise डॉट ऑल, इट मीन्स कि यहाँ पे अब इसके अंदर हम जितने भी जो भी प्रॉमिस पास करेंगे जब तक वो फुलफिल नहीं हो जाएंगे तब तक ये काम नहीं करेगा। जैसे कि हमने देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, डॉट देन, इसके अंदर क्या आएगी, एक वैल्यू आएगी। तो हम क्या कर लेंगे, लॉग वैल्यू कर लेंगे, लॉग क्या, बाकी अभी हम लोग कल भी ये सेम प्रॉमिस वगैरह कल इस पे और भी हम थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे, बाकी चीजें और एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि ये बहुत काम की चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा ये ऊपर वाला प्रिंट हो रहा है क्या कुछ, हाँ इसको कमेंट करता हूँ। देखो 5 एंड 10 ये कहाँ से आया, ये यही आया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या क्या पास कर सकते हैं, यहाँ पे हम और भी कुछ क्या 100 के अलावा और भी कुछ ज्यादा कुछ पास कर सकते हैं। अब अभी मैंने कितना पास कर दिया, 1 लाख। तो अगर हम अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे देखो, अभी देखो रिस्पॉन्स नहीं आया, समझ रहे हो। तो ये थोड़ा कम करते हैं क्योंकि हमें वैसे तो बहुत इंतजार करना पड़ेगा। 1000 एंड देन अभी देखो मैंने यहाँ पे कितना पास किया, 10,000। 10,000 कितना होता है, एक सेकेंड जो होता है ना उसमें 1000 मिली सेकेंड होते हैं। तो 10,000 का मीन्स क्या हो गया कि 10 सेकेंड, ये जो है 10 सेकेंड में आउटपुट देगा आपको। तो ये क्या हो रहा है, ये एक प्रॉमिस ही तो रिटर्न कर रहा है,
ये एक प्रॉमिस ही रिटर्न कर रहा है। सेट टाइम आउट क्या है, सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट, ये सब क्या करते हैं, ये प्रॉमिस रिटर्न करते हैं कि भाई आपको ये डेटा, ये इसमें डेटा तो मिलेगा, वैल्यू तो मिलेगी, रिजल्ट तो मिलेगा, बट क्या है कि आपको इंतजार करना पड़ेगा इतनी देर का। तो ये प्रॉमिस रिटर्न करती है ये सारी चीजें। कोई आप डेटाबेस से क्वेरी करते हो तो ऐसा थोड़ी नहीं कि डेटा एकदम से तुरंत जैसे ही आपने क्वेरी की तुरंत उठ के आ जाता, नहीं, वो क्या करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है आपको कि भाई वेट करो थोड़ा सा, जैसे ही डेटा मिलता है मैं आपको वापस करता हूँ। तो वो चीज है, इस वजह से हम जब भी कहीं वेबसाइट पे या कुछ हम ऐसा कुछ करते हैं, कुछ सर्च करते हैं, कुछ करते हैं, तो वहां पे हमको कई बार लोडर घूमता हुआ दिखता है। वो इसीलिए दिखता है कि हम वेट कर रहे होते हैं प्रॉमिस फुलफिल होने का। अब फिर वो कुछ भी हो सकता है, या तो प्रॉमिस फुलफिल होता है या तो फिर रिजेक्ट हो जाता है। तो तभी या तो हमको डेटा वहां से मिलता है या फिर नहीं मिलता है, वो लोडर घूमता रहता है, डेटा कई बार मिलता है कई बार नहीं मिलता है। तो वो यही चीज होती है, प्रॉमिस की चीज होती है। वहां पे प्रॉमिस ही हमको दिया जाता है कि प्रॉमिस सबसे पहले तो हमको मतलब प्रॉमिस ही मिलता है कि भाई वेट कर लो थोड़ा। तो वो चीज है जहाँ पे ऐसी चीजें हमको कुछ टाइम टेकिंग चीजें होती हैं, तो वहां पे हमको इन चीजों का यूज करना चाहिए। तो देखो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखना एग्जैक्टली जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा कम कर दूं, मान लो कि ये 10 सेकंड तो ज्यादा हो जाता है, थोड़ा सा इंतजार करना। मान लो कि 5 सेकंड में इस तरह से अगर मैंने पास कर दिया 5000 मिली सेकेंड, इट मीन कि 5 सेकंड बाद आएगा आउटपुट। देखो 1 2 3 4 5 आ जाएगा, ये देखो आ गया। तो ये होता है प्रॉमिस। तो जब भी फुलफिल होगा तब ये हमको वैल्यू इसमें मिल जाती है। ठीक है।